नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है ममता बनर्जी के भतीजे को लेकर कि वो किस तरह से पैरेलल एक सरकार चला रहा था और ममता बनर्जी का भतीजा सिंडिकेट के जरिए और कट मनी के जरिए वहां पैसों की उगाही कर रहा था। पुलिस के जरिए किस तरह से वो जनता को परेशान करता था और जो शब्द हमने अभी तक चुनावी सभाओं में, मोदी जी की चुनाव सभा हो या अमित शाह की चुनावी सभा हुई, उसमें हमने कटमनी, टोलाबाजी, सिंडिकेट, ये कुछ शब्द सुने थे। लेकिन ये क्या होता है इसको विस्तार से बताने वाला ऑडियो क्लिप, हालांकि उसकी पुष्टि कोई अभी नहीं कर रहा है कि ये ऑडियो क्लिप किसकी है, लेकिन अभी तक जो नाम सामने आया है और उसमें नाम सामने आ रहा है, कोयला तस्कर का आरोपी है अनूप माझी, उसका एक करीबी है गणेश बागरिया। वो गणेश बागरिया एक आम आदमी से बात कर रहा है और वो आम आदमी उससे पूछ रहा है कि ये सिंडिकेट क्या होता है। हमने पश्चिम बंगाल में केवल ये शब्द सुना है, सिंडिकेट सिंडिकेट, तो ये क्या होता है। और वो व्यक्ति बता रहा है कि ये सिंडिकेट का मतलब है जब ममता बनर्जी की सरकार आई, उस सरकार आने के बाद में 2011-12 में ही ये सिंडिकेट बना दिए गए, यानी एक बिचौलिए तय कर दिए गए और किसी को भी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर यदि प्लॉट खरीदना है, मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो ईंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, सीमेंट है, सरिया है, वो इस सिंडिकेट के जरिए यानी तय किए हुए व्यक्ति से ही खरीदना पड़ेगा। और हर एरिया में टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिंडिकेट बना दिया, यानी एजेंट बना दिया और उसी एजेंट से सामान खरीदना कंपलसरी कर दिया। अगर कोई ऐसा नहीं करके डायरेक्ट किसी दुकानदार से सामान खरीदता है तो दुकानदार को भी पिटाई करी जाती थी और जो खरीदने वाला है उसके भी साथ मारपीट करी जाती थी। यहां तक कि यह भी बताया कि कुछ दुकान वाले या मकान वाले लोग, उसमें पुलिस भी साथ रखती थी, उनको फंसाने के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता था और पुलिस चाहे तो नशे का सामान रखकर, फर्जी नोट रखकर, कुछ भी हथियार असला रखकर उसके घर में फर्जी केस बनाकर उसको जेल में डाल दिया करती थी। यानी ममता बनर्जी की नाक के नीचे उसका भतीजा, जिसको उसने सेकंड मुख्यमंत्री, अघोषित मुख्यमंत्री बना रखा था, अभिषेक बनर्जी, उस अभिषेक बनर्जी के देखरेख में ये सारा नेक्सस चल रहा था और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी। क्योंकि लोग कहते हैं, जो पत्रकार वहां गए हैं उनको ये पहली बार शब्द सुनने में आया सिंडिकेट। वो कहते हैं सिंडिकेट का काम इतना है, मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है तो वही बाजार का 100 रुपए का रेट सिंडिकेट 120 रुपए में उस सामान को देंगे। ये 20 रुपया वो सिंडिकेट का कटमनी है, इसी को कटमनी बोल रहे हैं। तो ये सिंडिकेट हैं टीएमसी के गुंडे और सारा सामान मकान बनाने का उससे लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। आपको यदि घर में राशन लाना है, वो राशन के लिए भी दुकानें तय थी कि इन्हीं दुकानों से लेना है, दूसरी दुकान से लाओगे तो आपको सजा दी जाएगी। यानी इस तरह का ये टीएमसी के गुंडों ने ये काम किया पूरे पश्चिम बंगाल में कि जहां जहां वो टीएमसी के गुंडे हैं उन्होंने बाकायदा सिंडिकेट बनाकर बड़े बाजार पर अपना कब्जा रखा और वहां से कटमनी लेते रहे। और ये कटमनी एक आइडिया में, जो ये दो लोग ऑडियो क्लिप में बात कर रहे हैं, जिसमें गणेश बागरिया अपने किसी दोस्त को बोल रहा है, उसने कहा कि ये अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है, ये लगभग कोयला खदान से ही एक महीने में 35 से 40 करोड़ रुपया इकट्ठा करता था। जो कोयला खदान वाले हैं, वो कोयला खदान के लोग कोयले में निकालने का काम करते हैं, लेकिन वहां से कोयला चोरी करने को, उनको चोरी करने की छूट है। और जो ट्रक जाते हैं उनको भी जब ही निकलने की इजाजत है जब वो अपना कमीशन या कटमनी अभिषेक बनर्जी को पहुंचा देंगे। और अभिषेक बनर्जी तक इसको पहुंचाने के लिए उन्होंने जो सिंडिकेट माने अपने एजेंट तय कर रखे थे, वो एरिया वाइज तय कर रखे थे और टीएमसी के गुंडे वो एरिया वाइज उस पैसे को इकट्ठा करके और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचाते थे। अगर कोई इसकी वीडियो बनाना चाहे, कोई जांच करना चाहे, तो अभिषेक बनर्जी हमेशा पाक साफ निकल जाएंगे। क्योंकि कौन लाने वाला पैसा है, कौन कटमनी इकट्ठी कर रहा है, वो सिंडिकेट है। और सिंडिकेट गली मोहल्ले में बीच में रहता है लोगों के, वो एक एक लोगों पे नजर रखता था और यदि उसकी कोई बात नहीं माने तो उसकी खबर वो अभिषेक बनर्जी को देता था और अभिषेक बनर्जी पुलिस के जरिए या टीएमसी के गुंडों के जरिए उसको परेशान इतना कर देता था कि वो सरेंडर कर दे या तो वहां से भाग खड़ा हो।
अब जब यह खुलासा हुआ है तो बीजेपी आक्रामक हुई है और बीजेपी ने इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये ऑडियो क्लिप सुनाई है और ये जारी करते हुए कहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, यहां टोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट चल रहा है जो बीजेपी की सरकार आने के बाद ही खत्म हो सकता है। और इसलिए अभी आपको बताएं, केवल 2 चरण का चुनाव हुआ है, 6 चरणों में चुनाव होना अभी बाकी है। तो पश्चिम बंगाल की जनता को यह समझना होगा कि वो इस तरह के सिंडिकेट के चलते जो उनका शोषण हो रहा था, जो उत्पीड़न हो रहा था, उसी जीवन को जीना है या उनको आजादी वाला जीवन चाहिए कि वो कहीं से भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं। आपको बताएं कि स्थानीय निवासी ने हमको बताया कि ये जो सिंडिकेट है ये दोहरी मार हमको डालते थे कि एक तो 100 रुपए का माल 120 में देंगे, दूसरा उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होगी क्योंकि सामान सिंडिकेट से ही लेना है तो उसको ये तय हो जाता था कि सामान तो मैं ही दूंगा। तो घटिया क्वालिटी की ईंट, घटिया क्वालिटी का सरिया, घटिया क्वालिटी का सीमेंट मकान बनाने में लोगों को लेने की मजबूरी थी और उसमें वो कई बार सामान को देता भी कम था। मान लीजिए किसी को 50 कुंटल सरिया चाहिए तो वो 50 के बजाय 45 कुंटल या 40 कुंटल ही सरिया तोलेगा। और अगर किसी ने आवाज उठाई कि भाई ये सरिया तो कम है तो उसको मारपीट करते थे। ये तक बताया है स्थानीय निवासियों ने कि लोगों के घरों में टीएमसी के गुंडे आग लगा देते थे और यदि किसी ने ज्यादा बोलने की कोशिश की या कोई पढ़ा लिखा वर्ग है तो अगर वो पुलिस थाने पहुंच गया तो थाने की पुलिस वो सारी खबर उस सिंडिकेट को दे देती थी और सिंडिकेट और अभिषेक बनर्जी, उसके अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ये सिंडिकेट मिलकर पुलिस के जरिए ऐसे आम आदमी के खिलाफ ही फर्जी केस बना देते थे। और वो बताते हैं स्थानीय निवासी, और ये जो 2 लोग बात कर रहे थे, गणेश बागरिया भी बताता है कि पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस ये अभिषेक बनर्जी के आदेशों से चुनाव के कुछ पहले तो इतना दुखी हो गई कि उन्होंने इतने लोगों को फर्जीवाड़े में फंसाया जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को फर्जी केस बनाए गए, मारपीट के केस और दंगे के केस, और पुलिस को प्रेशराइज किया जाता था कि आपको इन लोगों को जो हम नाम भेज रहे हैं इनको जेल में डालना ही है। और ये जो टीएमसी के लोग थे, टीएमसी के कार्यकर्ता, वो स्थानीय स्तर पर गांव गली में घूम घूम के ऐसी लिस्ट तैयार करते थे कि कौन मोदी जी का झंडा लगाए हुए है, कोई मोदी जी की जय ना बोल रहा हो, किसने जय श्री राम का नारा बोला। एक तरफ ममता बनर्जी चंडी पाठ करती है, एक तरफ ममता बनर्जी अपने को शांडिल्य गोत्र बताकर ब्राह्मण बताने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडे ऐसे लोगों की पहचान कर रहे थे चुप चुप, जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हो या बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हो, और चुपचाप उसकी खबर अभिषेक बनर्जी तक पहुंच जाती थी। वो पूरी लिस्ट जिले के अफसरों के पास आती थी और थाने में आती थी, और थाने में पुलिस उस कार्यकर्ता के ऊपर या वो आम आदमी भी सही उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, और इस कार्रवाई में नकली नोटों तक का इस्तेमाल किया गया। अब ये सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में यदि ममता बनर्जी की नाक के नीचे उसका भतीजा इस तरह के कारनामे कर रहा था, जिसकी चर्चा आम जनता में है, आम जनता की चर्चा में यह आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से ही ममता बनर्जी की साख खराब हुई है। ममता बनर्जी मूल रूप से इस तरह की आदत की नहीं है, वो जनता के लिए काम करने वाली नेता थी। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बन गई, उसके बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी सरकार पे होल्ड रख लिया और उसने मंत्रालयों के काम में भी दखलंदाजी शुरू कर दी, डायरेक्ट अधिकारियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और उनसे पैसों की उगाही शुरू कर दी। जो अधिकारी इस बात को नहीं मानता उसका ट्रांसफर इंटीरियर में करा दिया जाएगा या उसको किसी भी रिश्वतखोरी या फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बताएं, एक्साइज कमिश्नर तक से पैसे बांध लिए गए थे और वो पैसा हर महीने इकट्ठा होकर जाता था। ऐसा खुलासा इस ऑडियो टेप में हुआ है। हम आपको फिर से बता दें कि इस ऑडियो टेप में कही हुई बात की हम तस्दीक नहीं करते, हम इसको वेरीफाई नहीं करते। ये पुलिस का काम है, सीबीआई का काम है, ये ईडी का काम है कि वो इसकी जांच करे और निश्चित रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि इस तरह से एक सिंडिकेट बनाकर
आम जनता से किस तरह से वसूली हो रही है पश्चिम बंगाल में, और पिछले 10 साल में ये वसूली करके अगर अभिषेक बनर्जी ने ये पैसा इकट्ठा किया है जो कि अब तक अरबों रुपए में हो गया होगा, तो इसकी जांच ईडी और सीबीआई से होना बहुत जरूरी है। और यह तभी हो सकता है जब ममता बनर्जी 2 मई को वहां से उतरेगी गद्दी से और बीजेपी की सरकार बनेगी। उम्मीद है बीजेपी की सरकार सबसे पहले इस काम को कराएगी, क्योंकि अमित शाह जी की जितनी भी रैली हुई हैं और मोदी जी की जितनी भी रैली हुई हैं, जनता को उन्होंने ये वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो टोलाबाजों को और कट मनी देने वालों को और ये सिंडिकेट्स जितने भी हैं इन सबको हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। तो अब ये जनता को देखना है पश्चिम बंगाल की कि ये किस तरह का नेक्सस चल रहा था, और इस नेक्सस में सरेआम गुंडागर्दी चल रही थी। वहीं आपको बताएं, जो स्थानीय निवासी वहां हिंदू हैं, उनकी महिलाओं से कुछ पत्रकारों ने बात की और कुछ मेरे मित्र भी जो वहां रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं, बाकायदा उन्होंने कैमरे पे बोला कि यहां पर ममता बनर्जी ने 10 साल में केवल मुसलमानों को तुष्टीकरण के कारण उन्हीं को बढ़ावा दिया, उन्हीं की बात सुनी जाती थी, थाने में उन्हीं की सुनी जाती थी, और सरकार में उनकी इतनी दखल अंदाजी थी कि हिंदुओं की कोई सुनता नहीं था, और जिसके कारण उनके हौसले इतने बढ़ गए कि वो किसी भी घर में घुसकर हिंदू लड़कियों को, बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, रेप करके वापस छोड़ गए या उसको मार दिया। अगर कहीं थाने में उसकी कंप्लेंट करने गए तो थाने में किसी की भी सुनवाई नहीं है। ये बहुत ही भयंकर बातें वहां के स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाया है। अब अगर ये सच है तो इस देश में आखिर ये हो क्या रहा है? हम किसी एक बलात्कार पर पूरा आंदोलन खड़ा कर देते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और कितनी तख्तियां लेकर हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में सरेआम घरों से माँ बाप के सामने उनकी बहन बेटियों को उठा करके हमारे ही देश के नागरिक बनने वाले ये मुसलमान युवक अगर इस तरह का काम कर रहे हैं और सरकार उनको सह दे रही है और पश्चिम बंगाल की पुलिस मौन है, तब ऐसे में सोचना होगा कि हमारे देश का विकास अभी कहां पहुंचा है और क्या करने की जरूरत है। तो देश की जनता को यह सोचना है और पश्चिम बंगाल की जनता को अब अगले आने वाले जो 6 फेस और बच गए हैं उसमें अब ये अपनी एकजुटता दिखानी होगी। जिस तरह से ममता बनर्जी एकजुट होने को अल्पसंख्यक समाज को बोल रही है, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अब बाकी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, जिनको इन टोलाबाजों और कमीशन एजेंटों और जो जितने भी ये सिंडिकेट हैं इनके विरुद्ध अगर आवाज उठानी है और इनको पश्चिम बंगाल से मार भगाना है, जेल के पीछे डालना है, तो सभी लोगों को, ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी बहन बेटियों वालों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इज्जत की 2 रोटी पश्चिम बंगाल में मिल पाएगी। और जो ये अब ऑडियो टेप का खुलासा हुआ है, इस ऑडियो टेप की भी जांच होनी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करें और गंभीरता को देखते हुए कोयला खदानें और जो घोटाले हुए हैं, इन घपले घोटालों की जांच हो, जो भी दोषी हो वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। वंदे मातरम।